be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब रिसेंटली एक इजरायली एम्बेसडर हैं टू इंडिया जिनका नाम है रेवेन अजहर। उनसे यह पूछा गया कि क्या इजराइल एक्सेप्ट करेगा पाकिस्तानी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट। जो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक प्रपोजल दिया था कि जब इजराइल और हमास के बीच में कन्फ्लिक्ट रुक जाएगा तो किस तरीके से हम देखते हैं कि गाजा को रीबिल्ड करेंगे, वहां पे घर बनाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन होगा। तो उसके लिए एक प्रपोजल रखा गया था जिस प्रपोजल का नाम था गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स, यानी ऐसी फोर्सेस जिसमें इंटरनेशनल नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे। अब चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर वो इजिप्ट हो या कतर हो। तो इजरायली डिप्लोमेट साफ साफ रिजेक्ट कर देते हैं और मना कर देते हैं पाकिस्तानी आर्मी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स पे। और ये अगेन एक बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट है, जहां पे पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ये कहता है कि पाकिस्तानी आर्मी देखिए कितनी स्ट्रांग थी, इंडिया ने अटैक पे अटैक किए फिर भी हमने उनको हैंडल किया और इवन हमने भी बहुत सारा डैमेज किया। हाँ, आपने डैमेज किया था, आपने सिविलियन के घरों को गिराया था, सिविलियन के जो हाउसेस थे वहां डैमेज किया था, आपने सिविलियंस को ज्यादा टारगेट किया था और हमने आपके टेरर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा। और ये चीज अप्रूव भी हो चुकी है, जो रिसेंटली अभी रिपोर्ट भी आई थी जिसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स का फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जहां पे खुद यूएस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साफ साफ बताते हैं कि कैसे 50 से ज्यादा आपने कॉल मिलाए, मीटिंग करी, जिससे कि आपको यूएस गवर्नमेंट का एक्सेस मिल सके, बिकॉज यू वर नॉट एबल टू हैंडल दैट मिलिट्री ऑपरेशन विच वी वर डूइंग ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। चलिए छोड़िए, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन उसके बाद में दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं, जैसे कि बिग एम्बेरसमेंट फॉर पाकिस्तान। What Israeli ambassador said in that sense? He says, Israel says no to Pakistani army in Gaza force. अब एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों इजराइल इतना कंफर्टेबल नहीं है पाकिस्तानी आर्मी के बारे में, या फिर वो आसिम मुनीर को क्यों ट्रस्ट नहीं करते। पहली चीज तो इजराइल पाकिस्तान को ही ट्रस्ट नहीं करता। ठीक है, अगर आप देखेंगे इजराइल और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिश्ते तो उतने ज्यादा आपको स्ट्रांग नजर नहीं आते, बट थोड़ा बहुत यूनाइटेड स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के भी काफी सारे इंटरेस्ट पाकिस्तान में है और यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा एलाई है इजराइल। इसलिए काफी बार ये चीजें आपको देखने को मिलती है कि ये बात हो रही है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनेगी, बिकॉज जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी ने अपने आप को सेल कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स के सामने, जहां पे शहबाज शरीफ हो, आसिम मुनीर हो, उनके तारीफों के पुल बांधते रहते हैं जिससे कि इन्वेस्टमेंट आता रहे, यूएस का सपोर्ट मिले, यूएस का बैकिंग मिले, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। लेकिन इजराइल बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है और ना काम करना चाहता है ऐसे नेशन के साथ में जिनके साथ में ये इनका कोई ट्रस्ट नहीं है, इनको कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए इन्होंने साफ साफ ये कहा कि कंट्रीज नॉर्मली उन कंट्रीज के साथ में कॉपरेट करती हैं जिनके साथ में ट्रस्ट होता है और जिनके पास साथ में प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं, बट ये सिचुएशन इजराइल और पाकिस्तान के साथ नहीं है, या फिर हम दोनों के रिश्ते में नहीं है। अब आगे समझने से पहले कि चलो ठीक है डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब है, बट ऐसे कुछ तो इंसिडेंट्स होंगे ना, ऐसे कुछ तो एग्जांपल्स होंगे या एविडेंसेस होंगे जिसके बेसिस पे इजराइल ये बात कह रहा होगा। और मैं आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं कि जिस तरीके का थ्रेट ईरान से इजराइल को देखने को मिलता है ना, कि ईरान बार बार इजराइल के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाता है और ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन बना लेगा तो पूरा जो मिडल ईस्ट है वो पूरा इनस्टेबल हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। अगर मान लीजिए इस मिडल ईस्ट में कोई भी ऐसा नेशन नहीं होता जिसके पास में ये पॉसिबिलिटी होती या कैपेबिलिटी होती कि वो न्यूक्लियर वेपन बना ले, तो इजराइल हमेशा से, या फिर इजराइल का हमेशा इंटेंशन रहा था और वो ये भी जानते थे कि पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं आने चाहिए, क्योंकि फिर इंस्टेबिलिटी मिडल ईस्ट तक भी आ जाएगी। और उस टाइम पे इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान को उतना बड़ा थ्रेट भी नहीं मानती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है वो मोस्टली इंडिया को हैंडल करने के लिए है, ना कि इजराइल को डिस्टर्ब करने के लिए। और उस टाइम पे यूएस और इजराइल, और काफी टाइम से यूएस और इजराइल के रिलेशनशिप स्ट्रांग भी हैं, तो पाकिस्तान ऐसा कभी कदम उठाता भी नहीं जिससे वो इजराइल के क्वेश्चन को एग्जिस्टेंस कर सके, क्योंकि फिर यूएस जो है और यूएस के जितने प्रेसिडेंट्स होंगे वो फिर जो भी रुख आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान के ऊपर वो आप देख पाएंगे, फिर वो स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेंगे एंड देन यूएस बैक नहीं करेगा पाकिस्तान को, और फिर आपको पता ही है लोन डेट एंड व्हाट नॉट वो देखने को मिलेगा। अब जिस गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रपोजल रखा जिससे कि गाजा में स्टेबिलिटी आए, उसका पाकिस्तान भी एक हिस्सा है। तो ट्रंप काफी टाइम से यह कोशिश कर रहे थे कि इसराइल और हमास के बीच में जो वॉर और कन्फ्लिक्ट चल रही है गाजा पट्टी के ऊपर, उसको रोका जाए। और फिर वो एक प्लान लेके आते हैं, एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान लेके आते हैं, ट्रम्प पीस प्लान जिसे कहा जाता है। उसमें वो कुछ फेजेस की बात करते हैं। तो फेज वन में ये बात होती है कि जो भी हॉस्टेजेस हैं
जो भी इजरायली हॉस्टेजेस हमास ने पकड़ रखे हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। इजरायली ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो गाजा पट्टी पे पहुंचाएगा, सीज फायर हो जाएगा। फेज 2 में हम स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं। वहां पे ये बात की जाती है कि जो हमास है, जिन्होंने वेपन अभी पकड़ रखे हैं, जो गिव अप नहीं कर रहे, तो हमको हमास को यह कहना है कि आप अपने आप को डिजार्म करो और आप वेपन्स को गिव अप करो, डीमिलिटराइजेशन करो गाजा को, और देन फिर इजरायली फोर्सेस विड्रॉ कर लेंगी वहां से। एंड थर्ड फेज है कि जब ये कंफ्लिक्ट खत्म हो गया, ये सारे फेजेस कंप्लीट हो गए, देन उसके बाद में हम गाजा को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, वहां पे घर बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे, ट्रेड और टूरिज्म के लिए गाजा को डेवलप करेंगे, जहां से इंटरनेशनल डोनर्स आएंगे या फिर एक फंड हमारे द्वारा बनाया जाएगा। और अभी यूएस का ये प्लान है कि यूएस ने गाजा को इन जोन्स में बांट रखा है, राइट। इन जोन्स में आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, दिस इज रेड जोन जो आप देख पा रहे होंगे, ये है ग्रीन जोन, और इन दोनों जोन को सेपरेट करने वाली है येलो लाइन। अब एक बार के लिए मैं आपको बताता हूं कि ये रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन है क्या, या येलो लाइन क्या है। अब ग्रीन जोन वो एरिया है जहां पे यूएस ये प्लान कर रहा है कि इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो एक साथ यहां पे तैनात होंगी और उन्हीं की निगरानी में यहां पे रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगा। यानी स्कूल्स को बनाया जाएगा, बिल्डिंग्स को बनाया जाएगा, हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, ट्रेड और टूरिज्म डेवलप किया जाएगा। रेड जोन वो एरिया है जहां पे मोस्टली अभी पैलेस्टीनियंस रहते हैं और अभी कोई इमीडिएट प्लान नहीं है कि इसको रिबिल्ड किया जाए। और इन दोनों जोन के बीच में है येलो लाइन जो इन दोनों जोन को सेपरेट करती है। एंड सबसे बड़ी बात यह है, ये वो फिजिकल मिलिट्री बाउंड्री है जहां पे इजरायली फोर्सेस और बाकी इंटरनेशनल फोर्सेस यहां तैनात होंगी, जिससे कि आने वाले टाइम पे अगर मान लीजिए फ्यूचर में ऐसा हुआ कि हमास ने अटैक कर दिया या फिर दोबारा इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, तो यहीं पे इनको काउंटर किया जा सके, मींस इस येलो लाइन पे काउंटर किया जा सके। और यहां पे ये वो बाउंड्री है जहां पे इजरायली फोर्सेस के पास में राइट है शूट टू किल पॉलिसी, मतलब कोई भी इसको क्रॉस करता है तो उनके पास में अधिकार है कि वो उसे उसी टाइम मार सकते हैं। दे हैव द शूट टू किल पॉलिसी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब बात करते हैं कि क्यों ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे नहीं है, तो कोई तो कारण होगा, कोई तो रीजन होगा। पहला रीजन तो आप ये समझिए कि जब ट्रंप ने पीस प्लान रखा तो इनिशियली तो पहले इस पीस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया, फिर उसके बाद में जब बैकलैश देखने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर ही कि आपने ये पीस प्लान कैसे एक्सेप्ट कर लिया, आप तो बार बार बात करते हो कि हम पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हैं, हम इजराइल के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते हैं, हम इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करते जिस तरीके से वो क्राइम्स कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस के ऊपर, लेकिन आप ट्रंप का पीस प्लान एक्सेप्ट कर लेते हो जहां पे आपको ही उस स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनना है। तो ये तो आपकी हिपोक्रेसी हुई कि एक तरफ आप बोल रहे हो कि हम पैलेस्टीन के साथ में हैं और एक तरफ आप येलो लाइन पे खड़े होगे, और अगर हमास ऐसा कुछ करता है या फिर उस येलो लाइन को कोई भी पैलेस्टीन क्रॉस करता है तो आप गोली चला दोगे। मान लीजिए एक पॉसिबिलिटी है, तो ये एक हिपोक्रेसी देखने को मिलती है ना। आप ट्रंप के पीस प्लान को बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए कि हम उस इंटरनेशनल फोर्स का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, लेकिन ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद में इशक दर से जब सवाल पूछा जाता है कि नहीं नहीं हमने तो इनिशियली रिजेक्ट किया था, हम तो हैप्पी भी नहीं थे, उसके बाद में चेंज हुआ है ये प्लान एंड देन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में ये आते हैं कि हम पहले पीस कीपिंग फोर्सेस ही नहीं भेजेंगे, फिर पीस कीपिंग फोर्सेस भेजेंगे तो हम हमास को डिसआर्म नहीं करेंगे। अब यही तो दिक्कत है ना, इजराइल यही कहता है कि कोई भी फ्यूचर अरेंजमेंट गाजा में पॉसिबल ही नहीं है जब तक हम हमास को कंप्लीटली डिसमेंटल ना कर दें, यानी कंप्लीटली वो वेपन्स को गिव अप ना कर दें। और अगर ऐसी कंट्रीज जो कि इस स्टेप में हमारा साथ नहीं देंगी तो ऑब्वियस ही बात है जो स्टेबलाइजेशन फोर्स का मकसद है, जो एम है, वो मीनिंगलेस है इस प्रेजेंट कंडीशन के अंदर। तो पहला तो जो केस है वो यहां से बन के आता है। दूसरा केस ये है कि काफी बार इजराइल ने इंडिया को भी रिपोर्ट्स भेजी हैं और इजराइल को भी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा जो रिपोर्ट मिलती है, हमास और जो पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ग्रुप से इनके बीच में जो लिंक है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इसके बारे में काफी बार मेंशन भी किया गया था, क्योंकि एक हमास के लीडर हैं जिनका नाम है नजी जहीर, राइट। नजी जहीर हैं, ये सीनियर हमास कमांडर हैं और रेगुलरली पिछले 3 साल से पाकिस्तान को विजिट कर रहे हैं। और बताया जाता है कि जब अक्टूबर 7 में हमास ने अटैक किया था इजरायली फोर्सेस या इजरायली सिटीजन के बाद में, तब भी ये पेशावर में पाए गए थे आफ्टर दिस अटैक एज वेल। और अब इनके कनेक्शन या फिर मीटिंग्स हेल्ड होती हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, चाहे से वो लश्कर तैयबा हो या जैश ए मोहम्मद हो। तो जो इंडिया का कंसर्न है कि अभी भी पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप को पनाह देता है, उनके टेररिस्ट बेसिस बने हुए हैं, वो इस चीज से भी प्रूव हो जाते हैं जब इंटेलिजेंस एजेंसी, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर आईडीएफ ये कहती है कि नजी जहीर जो हमास का सीनियर हमास कमांडर है, वो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद से मिलता है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। और इसके ऊपर एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था जहां पे लश्कर और हमास लीडर्स की बिग मीटिंग हुई थी इन पाकिस्तान एमिड डीपनिंग टेरर टाइज, किस तरीके से ये अपने जो टेरर रिश्ते हैं उनको मजबूत कर सके। तो और आप ये भी देखिए, इजराइल ने फिर ये सवाल उठाया कि ऐसे मूवमेंट्स जब हमास का सीनियर लीडर आ रहा है, लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद के बेसिस हैं, इन सब लीडर्स की मीटिंग हो रही है, इनके बेसिस देखने को मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये विदाउट ऑफिशियल अप्रूवल हो सकता है?
है। बिल्कुल इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और इजरायली इंटेलिजेंस ने और उनके पार्टनर्स ने यह इनपुट बार बार शेयर किया है रेलेवेंट अथॉरिटीज के साथ कि कैसे आपके यहां पे टेरर लिंकेज देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान को भी बोला होगा, यूएस को भी बोला होगा, इवन इंडिया को भी बोला होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, इंडिया विक्टिम है उस चीज का, तो इंडिया को एक्शन लेने पड़ते हैं, इजराइल को एक्शन लेने पड़ते हैं। बट पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को तो इससे फायदा है कि हमारी एग्जिस्टेंस बनी रहेगी और हम तो कहे जाते हैं स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। तो इन सारी चीजों की वजह से होता यह है कि पाकिस्तान का जो ट्रस्ट है, जैसे वासिम मुनीर के ऊपर हो, शहबाज शरीफ के ऊपर हो, या जो पाकिस्तान का रोल है वो गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स में, या फिर किस तरीके से वो टेरर को काउंटर करते हैं, हर जगह पाकिस्तान के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि इट इज अगेन अ बिग एम्बेरसमेंट फॉर पाकिस्तान। मतलब आपकी फोर्सेस को साफ साफ यह मना कर दिया गया इजराइल के द्वारा, रिजेक्ट किया जा रहा है कि हम चाहते ही नहीं है पाकिस्तानी आर्मी को गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर। और जब पहलगाम में भी अटैक हुआ था, उससे पहले भी इजराइल ने इंटेलिजेंस शेयर की थी, बताया था इजराइल एनवॉय ने कि हमास लीडर्स, जब पहलगाम अटैक होता है उसके बाद में, कि हमास लीडर्स पाकिस्तानी टेरर ग्रुप से पीओके में मिले थे बिफोर पहलगाम अटैक। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पहलगाम अटैक प्लान किया था, एग्जीक्यूट किया था, जहां पे ये जब गोलियां बरसा रहे थे तो इनके जो हेलमेट हैं या बॉडी हैं वहां पे कैमरा लगे हुए थे, इवन ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ये सारी चीजें हमास भी करता है और ऐसा ही अक्टूबर 7 के अटैक में देखने को मिला था। और इसी कनेक्शन की वजह से, इसी डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की वजह से इजरायली फोर्सेस या इजराइल पाकिस्तान पे बिलीव या फिर ट्रस्ट नहीं करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा जो मैं समझाना आपको चाहता था। आपके क्या कमेंट्स हैं बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया एक ऐसा ऑफर जिसमें आपको 60% ऑफ मिल रहा है। यूपीएससी सब्सक्रिप्शन आपको लोएस्ट प्राइस में 17,999 में मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑफर आज एंड कर रहा है एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सीएससी अश्योर, यानी आप 18 महीने से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अगर मान लीजिए आप अपने पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो सेकेंड अटेम्प्ट वुड बी ऑन अस। So thank you very much for giving me your precious asset, that is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.